नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले खबर धमतरी से, जहां भारी बारिश से पहाड़ी नदी नाले उफान पर हैं। धमतरी सिहावा के बीच कुकरेल पुल के ऊपर पानी आ गया। नगरी ओडिशा के बीच आठदहरा पुल भी डूब गया। लोग जान पर खेलकर यहां पुल पार करते हुए नजर आए। कई गांव का मुख्यालय से भी इसके बाद संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल पुल के ऊपर पानी आ गया, कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी नजर आए जो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आए हैं। ये जानलेवा हो सकता था, घातक हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें बानगी हैं इसकी, और कई बार जानलेवा भी होता है। धमतरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, और भारी बारिश के बाद जो पहाड़ी नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। धमतरी सिहावा के बीच कुकरेल पुल के ऊपर से करीब 1.5 से 2 फुट तक ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और इस पुल को पार कर रहे हैं। सवाल यहां पर प्रशासन को लेकर भी है। प्रशासन को ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में लोगों को असदुसाहस करने की कोशिश से रोकना चाहिए, लेकिन यहां पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। और खबर कोंडा गांव से है। नक्सली दलम से 4 लोग छूट गए। चारों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। नक्सली कमांडर अपने साथ ने ले गए थे। 2 युवक 2 युवतियों ने सरेंडर किया है और चारों ने पुलिस को अहम जानकारी भी दी है। केशकाल थाने के माडा गांव का ये मामला है। 2 युवक और 2 युवतियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल सरेंडर करने के बाद ही इन्होंने कई अहम जानकारियां भी पुलिस को दी हैं। दरअसल इन चारों को नक्सली कमांडर अपने साथ ले गए थे। 2 युवक और 2 युवतियां जिन्होंने सरेंडर किया है। चारों ने अब पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। स्वाभाविक है कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में सुरक्षा बलों को इससे मदद मिलेगी। केशकाल थाने के माडा गांव का ये मामला है, तो ये सफलता भी कहेंगे हम पुलिस के लिए। खबर राजनांदगांव से, जहां नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर यह बरामदगी की गई है। 1 वायरलेस सेट, 17 सिम, 31 कारतूस जब्त किए गए हैं। वहीं नक्सली कमांडर डेविड ने ये जानकारी दी। इसके बाद सर्चिंग की गई और सर्चिंग में ये महत्वपूर्ण जो सामान है, 1 वायरलेस सेट, 17 सिम, 31 कारतूस जब्त किए गए हैं। 30 जून को गिरफ्तार हुआ था डेविड। तो ये खबर राजनांदगांव से है। अहम खबर है, नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है। वायरलेस सेट, सिम और कारतूस भी बरामद किए गए। और आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के उन्होंने कई सौगात दी हैं, और सीएम बघेल शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का भूमि पूजन भी उन्होंने किया। वहीं TRI वेब पोर्टल का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इसके अलावा कांकेर जिले के प्रसंस्करण केंद्रों का भी भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रयास और एकलव्य विद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। सीएम ने कांकेर, जशपुर, जगदलपुर और कोरेला पेंड्रा मरवाही के वन अधिकार पत्रधारी और लघु वनोपज संग्रहालय से चर्चा की। प्रत्येक गांव में समूह का गठन होगा, जिसमें युवाओं को प्राथमिकता होगी। प्रत्येक समूह में 10 से 15 लोग सदस्य होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के 10,000 गांवों में समूह का गठन कर 5 से 6 लाख लोग जुड़ेंगे। प्रत्येक समूह में प्रत्येक परिवार को जोड़ने का लक्ष्य, जिसमें 19 लाख परिवार जुड़ेंगे। वन वृक्ष प्रबंधन का अधिकार समूह को प्रदान किया जाएगा, जिसे वन क्षेत्र में वृक्षों के वनोपज संग्रहण कर आर्थिक लाभ लिया जा सकेगा। वनोपज खरीदी की व्यवस्था समूह के माध्यम से की जाएगी,
जिससे वनोपज का सही मूल्य मिल सके। समूह के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर, वनोपज के मार्केटिंग की व्यवस्था, वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना का लक्ष्य रखा जाएगा। इस अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना की भी मैं घोषणा करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है और सभी हमारे आदिवासी भाइयों और पूरे देशवासियों को इस अवसर पर हमारी शुभकामनाएं और बधाई। और इसी दिन नहीं बल्कि हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसको रखरखाव के लिए, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की धरोहर है। उस धरोहर को बना के रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ा के रखना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष रूप से इसके ऊपर काम किया है। उधर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने राज्य और देश भर के आदिवासी समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि आदिवासी समाज संस्कृति की धुरी है, प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण आदिवासी समुदाय ने किया है। तो आदिवासी दिवस है। मैं सभी हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। जन सामान्य में जो हमारी संस्कृति है उसकी धुरी अगर देखें तो वो आदिवासी समाज है। आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के नजदीक रहते हैं, प्रकृति को अपना भगवान समझते हैं। और आज भी अगर प्रकृति का, पर्यावरण का संरक्षण किसी समुदाय ने किया है तो वो आदिवासी समुदाय है। इसलिए हम सब नमन करते हैं आज के विश्व आदिवासी 15 दिनों के लॉकडाउन के बाद पिछले 2 दिनों से अनलॉक किया जा चुका है, लेकिन रविवार को प्रशासन द्वारा पूर्ण लॉकडाउन किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका असर राजधानी में दिखाई दिया। और आज रविवार को सभी बाजार बंद रहे। मालवीय रोड, जहां पर अमूमन संडे को भी बहुत सी दुकान खुली रहती थीं, जो आज बंद नजर आई। अनलॉक होने के बाद आज रविवार का दिन है। प्रशासन की ओर से रविवार के दिन भी टोटल लॉकडाउन की बात कही गई है। यही वजह है कि दुकानें सभी बंद है। अमूमन ये मालवी रोड में हम मौजूद हैं, जहां पे संडे के दिन भी न केवल सड़कों पर बाजार लग जाता था बल्कि बहुत सी दुकानें खुली भी रहती हैं। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एक दिन, रविवार के दिन कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। यही वजह है कि सभी दुकानें बंद है। हालांकि जब से दुकानों को खुलने की बात कही गई तब से भारी भीड़ जो है बाजार में उमड़ रही थी। इस सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। आम दिनों में जैसे ही अनलॉक हुआ है, पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन आज रविवार का दिन चूंकि टोटल लॉकडाउन रखा गया है, रविवार के दिन दुकानें नहीं खुलेंगी। उसका असर जो है नजर आ रहा है, मालवी रोड में भी नजर आ रहा है और जो राजधानी की तमाम जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें बंद है। किसी भी दुकानों को खुलने की परमिशन नहीं थी। जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से जो है प्रयास किए जा रहे हैं। आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो घरों से बाहर ना निकले और निकले भी तो मास्क पहनकर, जो जरूरी चीजें हैं वो उन सभी चीजों को पूरा करते हुए ही घरों से बाहर निकले। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। वहीं आज केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन राष्ट्रव्यापी धरना दे रहे हैं। रायपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार के निजीकरण के विरोध में 10 ट्रेड यूनियन और 25 आदिवासी और किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। यूनियन केंद्र सरकार से कई मांग कर रहे हैं, जिसके मुताबिक ग्रामीणों को मुफ्त अनाज और 10,000 रुपए महीना देने की मांग की जा रही है। निजीकरण को समाप्त करने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार से 3 अध्यादेश वापस लेने की भी मांग की जा रही है। वहीं मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपए प्रतिदिन देने की भी मांग है इन ट्रेड यूनियंस की। पूरे देश में जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, जिसमें इंटक, एटक, C2, HMS, एक2, केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर और देश के जो किसान हैं, वो आज सड़कों पर है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे को लेकर देश में क्विट इंडिया आंदोलन हुआ था और आज 73 साल की आजादी के बाद देश के आत्मनिर्भर आर्थिक
जो व्यवस्था है उसकी जो बुनियाद है, भारत की स्वतंत्र जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी बुनियाद देश के सार्वजनिक क्षेत्र, उनको जिस तरीके से वर्तमान मोदी सरकार नीलाम कर रही है, वो रेलवे बेच रहे, वो आईपीओ और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर एलआईसी और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस बेच रहे हैं, भेल है, सेल है, एनटीपीसी है, बाल्को है, यहां तक कि कोयला है, रक्षा अनुसंधान है, सारे देश के जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनकी इन 73 सालों में भारत की प्रगति में सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन आज एक एक करके उनकी बोली लगाई जा रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, भूमि अधिकार आंदोलन और केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों और मजदूरों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कोरबा, दुर्ग, धमतरी, सूरजपुर, सरगुजा, इस आंदोलन की मांगे बहुत ही स्वतः स्पष्ट है। जो 25 किसान संगठन आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका साफ तौर से कहना है कि कोरोना संकट के इस दौर में ग्रामीण परिवारों को बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद देने की जरूरत है। उनके आहार पोषण का ध्यान रखने के लिए वो मुफ्त अनाज की मांग कर रहे हैं, 10,000 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद देने की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनकी वर्षों से जो लंबित मांग है कि किसानों को C2 लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, उनके कर्जे माफी होने चाहिए, मनरेगा में 200 दिन का काम और 600 रुपयों की मजदूरी मिलना चाहिए। और इसके साथ ही जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के बारे में, कृषि व्यापार के बारे में और ठेका खेती के बारे में जो जारी किए हैं, इन 3 अध्यादेशों को वापस लिया जाना चाहिए। रायपुर के कुछ बड़े कारोबारियों के यहां आयकर विभाग के छापे लगातार जारी हैं। आयकर विभाग की 6 टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। अविनाश ग्रुप के जीई रोड स्थित दफ्तर और एक अन्य ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। टैक्स चोरी की शिकायतों के बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई 1-2 दिन और चलने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि अविनाश ग्रुप बिल्डकॉन से जुड़ा हुआ है। के बाद इनकम टैक्स की टीम ने देश भर में अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं और उसके जो तार हैं वो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे। ये वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग समय पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। कल दोपहर से इनकम टैक्स की टीम ने यहाँ पर अविनाश बिल्डर, काफी बड़े जो कारोबारी हैं वो माने जाते हैं, वहाँ पर छापा दिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें उनके दफ्तर पर, अभी भी जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो अंदर चल रही है और करीबन 50 से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों पर, ये जो बिल्डर हैं इनके अलग अलग जो ठिकाने हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी राजधानी रायपुर में और भी कुछ बिल्डर हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि उसका ऑफिशियली खुलासा नहीं हुआ है। ये जरूर है कि इनकम टैक्स की जो टीम है उसकी लगातार छत्तीसगढ़ के जो बड़े जो कारोबारी हैं उन पर नजर है और आने वाले समय में और भी छापे देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और खबर ग्वालियर से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लग गई है। बैंक के तलघर में बताया जा रहा है कि आग लगी है। फायर ब्रिगेड के साथ नगर निगम भी मौके पर पहुंचा हुआ है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। साईं बाबा मंदिर रोड पर स्थित है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि बैंक के तलघर में आग लगी है। ये आग लगी कैसे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फायर ब्रिगेड के साथ ही नगर निगम का अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है और आग बुझाने की कोशिशों का सिलसिला लगातार जारी है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ ग्वालियर से। सुशील, क्या स्थिति है? अभी आग बुझाई गई या फिर कोशिशें जारी हैं? देखिए, साईं बाबा मंदिर रोड पर ये बैंक स्थित है और आज जैसे छुट्टी का दिन था, लेकिन जैसे ही इसके बेसमेंट में आग लगी, आग लगने के बाद वहाँ का अलार्म तेजी से बजा और उसके चलते आसपास के लोगों को खबर लगी। लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी और अभी यहाँ पर आग बुझाने का काम चल रहा है। क्योंकि बेसमेंट में आग लगी हुई है, यही वजह है कि आग बुझाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अब नगर निगम का जो फायर अमला है वो पूरी तरह से अंदर पहुंच चुका है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। जी, शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। कोशिशें भी जारी हैं और जल्द से जल्द आशा यही की जा रही कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के निगम मंडलों की सूची को लेकर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने कहा है कि
सरकार संतुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। पार्टी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ जैसे छोटे प्रदेश में बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। देखिए, संतुष्टिकरण की राजनीति हो रही, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भयभीत है, आंतरिक संघर्ष को झेल रही है। नेताओं में मत भिन्नता जिस प्रकार मध्य प्रदेश राजस्थान में देखने को मिला, अब उसकी शायद छत्तीसगढ़ में भी पड़ने जा रही है। इसीलिए भयभीत होकर ये बड़ी मात्रा में बड़ी लिस्ट बनाकर लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग संतुष्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अभी भी इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जिन चीजों का कांग्रेस विरोध करती थी, संसदीय सचिव के मामले में हाई कोर्ट तक गई थी कांग्रेस पार्टी। उन्होंने हम तो 13 संसदीय सचिव बनाए थे, 15 संसदीय सचिव बनाए। निगम मंडल के मामले में आर्थिक बोझ डालने की बात करते थे। उस वक्त आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत बेहतर थी, लेकिन आज आर्थिक स्थिति बहुत बदतर है। कर्ज का बोझ सरकार पर है और बड़े पैमाने पर निगम मंडलों में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के लिए ये बड़ा आर्थिक बोझ होगा। उधर छत्तीसगढ़ सरकार में 2 नए प्राधिकरण बनाए जाने के आदेश दिए गए। ये दोनों प्राधिकरण सिंचाई और कृषि से संबंधित होंगे। तो 2 नए प्राधिकरण बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार और इसके लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। ये दोनों ही प्राधिकरण सिंचाई और कृषि से संबंधित होंगे। उधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ खमर छठ की पूजा की। इस मौके पर रमन सिंह, उनकी पत्नी, उनके बेटे बहू ने भी पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौली श्री विहार स्थित अपने घर पर पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए खमर छठ का व्रत रखती हैं। महासमुंद जिले के NH 53 में ग्राम टेका के पास बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़ी ट्रक में पीछे से सुमो वाहन आकर टकरा गया। हादसे में सुमो में सवार 9 लोगों में से 4 की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग घायल हैं। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो एक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रायपुर के मेकाहारा रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। मृत हालत में और एक व्यक्ति को अस्पताल लाते समय और 5 व्यक्ति को चोटें आई थी, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। मृत ये दिनाजपुर जिला पश्चिम बंगाल से सुमो क्रमांक WB 60J 5598 से में बैठकर, जिसको कृष्णा सिंह नामक व्यक्ति चला रहा था वाहन को, ये जा रहे थे लाखनी, महाराष्ट्र में है। ये लेबर वर्क के हैं, ये काम करते हैं। सुमो में बैठ के जा रहे थे। ड्राइवर द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाकर पहले तो डिवाइडर से टकराया है और टकराने के बाद अनबैलेंस होकर खड़ी ट्रक जो राजू ढाबा के सामने खड़ी थी रोड से नीचे, उसके पीछे साइड में ठोकर मारकर एक्सीडेंट हुआ है। उधर सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां सूचना देने के बाद भी 3 दिनों से जमीन पर गिरे बिजली के तार की सप्लाई नहीं काटी गई और चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मामला परसेंडी गांव का है, जहां 45 साल की महिला अपने खेत में खाद डालने जा रही थी कि वो बिजली के खंभे से टूटकर गिरे 11,000 किलोवाट के तार की चपेट में आ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 दिन पहले ही विभाग को तार टूटकर गिरने की खबर दी गई, लेकिन बिजली विभाग ने ना तो बिजली काटी और ना ही कोई जिम्मेदार यहां आया। काफी देर तक हंगामे के बीच चौकी प्रभारी ने मामला शांत कराया। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर केशकाल में लगने वाले देव अदालत को
कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब 1 साल बाद ही देवताओं की अदालत लग पाएगी। बस्तर के केशकाल के सुरडोंगर में भंगाराम माई की अदालत लगती है, जहां गांव के देवी देवताओं के साल भर के काम का आकलन होता है। उसके आधार पर भगवान को उनकी गलती के हिसाब से सजा दी जाती है। ग्राम देवी देवताओं की इस अनोखी अदालत में 9 परगना यानी 500 गांव के लोग अपने देवी देवताओं को भंगाराम माई के दरबार में लेकर पहुंचते हैं। भंगाराम माई के दरबार में देवता और इंसान दोनों नतमस्तक होते हैं। यहां आने वालों की मुराद माता पूरी कराती है। अब हर वर्ष जैसे पहला दिन, जैसे आज के दिन भादो यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये रवानगी को दल फेंका जाता है और सुबह अदालत लगता था, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते इस साल अदालत नहीं लगेगी। भंगाराम यात्रा की जैसी परंपरा रही है, सभी जो देवी देवता आते हैं उनका पहले परंपरागत ढंग से स्वागत होता है और जो भी गांव-गांव से देवी देवता आते हैं और ग्रामीण आते हैं, उनके पुजारी लोग आते हैं, तो गांव से सेवा पूजा लेकर आते हैं। तो आज भी सभी जो गांव से आए थे वो सेवा पूजा लेकर आए थे और गांव को आफत बला से बचाए रखने के लिए जो रवाना लेकर आते हैं। जो कोरोना के कारण कलेक्टर साहब ने 9 परगना के 5-5 लोगों को अनुमति उन्होंने दिया था और जिसके कारण आज यहाँ पर संख्या थोड़ी कम है। देवी देवता की भी जो आने की जो संख्या वो भी कम है। उसका कारण यह है कि कोरोना के चलते हमारे समिति के लोगों ने निर्णय लिया था कि इस बार जो भी है सेवा पूजा ही माई जी का होगा और जो परंपरागत जो प्रक्रिया चलता है वो नहीं होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।